हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइस, वेलकम टू टुडेज सेशन जहां पर वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद अ ब्रांड न्यू चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी एंड दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, है ना। तो गाइस, हिस्ट्री का हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है। फुल चैप्टर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए आने वाला है, डिटेल में कुछ घंटों का सेशन होगा वो। एंड देन जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था लाइव नोट्स, उसका भी सेशन हम सून शुरू करने वाले हैं। बट बिफोर दैट वी गोना फिनिश अ फ्यू मोर चैप्टर्स एंड वन ऑफ दोस चैप्टर्स इज ज्योग्राफी का ये बड़ा ही आसान चैप्टर। सो गाइस, वेलकम टू टुडेज सेशन। अब आपको मार्किंग स्कीम भी मिल गई है सीबीएसई से। ये वाला चैप्टर जो इतना आसान है ना, इतना आसान है कि जो 4 मार्क्स है वो आपकी जेब में पक्का है। तो आपको इस चैप्टर को अच्छी तरीके से करके जाना है। दिस इज वन चैप्टर जो आप इतनी बार करोगे, यूनिट टेस्ट में करोगे, मिड टर्म्स में करोगे, प्री बोर्ड्स में करोगे, प्री बोर्ड्स में करोगे कि आपको रट जाएगा। दिस इज वन चैप्टर जिसकी डेफिनेशंस आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने आज के सेशन में थोड़े कंसंट्रेशन से पढ़ लिया तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो ना। शुरू करने से पहले, हाय गाइस, वेलकम। शुरू करने से पहले मैं आज बहुत डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी, थोड़ा सा आपसे डायरेक्टली आपको आज का सेशन देने वाली हूँ। तो लेट मी टेल यू कि आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, आई वांट कि आप मुझे हर रोज अपने बस 20 से 25 मिनट दे दो। 20 to 25 minutes every day, not even every day, 4 times a week. And I promise you कि by the time we come to June, July, you will be very good in terms of SST syllabus. SST के नाम सुन के आप कांपोगे नहीं, बल्कि आप हा हंसोगे, आप खुश होगे, आप कहोगे कब आएगा SST का एग्जाम, है ना। बट यू नीड टू प्रॉमिस कि यू विल बी कंसिस्टेंट। जब भी मैं वीडियोस निकालूंगी इस चैनल पे, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट हिस्ट्री की हो तो शायद 40 मिनट्स चली जाए कोई वीडियो, बट मोस्टली इतने ही ड्यूरेशन की वीडियो होती है। तो आप देख लीजिए, अगर आप इसका रिप्ले देख रहे हैं, लाइव सेशन आज का नहीं देख रहे, तो आप इसको 1.5x या 1.25x पे भी देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की। इफ यू गाइज आर रिवाइजिंग, इफ यू गाइज फाइंड इट स्लो, मेरी आवाज आपको धीमी लगती है तो आप वो भी कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप एंड तक जरूर देखो, ठीक है। एंड में मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगी जिसके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। Now, before we start, people who are new to this channel, मेरा नाम है सुरभि गुप्ता, आपकी सोशल स्टडीज एजुकेटर। दिस इज माई 3rd year of teaching at वेदांतु। इससे पहले मैंने किया है अपना बैचलर्स फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज, माई मास्टर्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड दैट्स अ लिटिल बिट अबाउट मी। इस वीडियो को थम्स अप देना मत भूलना गाइस, थम्स अप देने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, थम्स अप का ऑप्शन वहीं पर है। एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना एंड अगर कोई स्कूल का ग्रुप है, ट्यूशन का ग्रुप है, वहां शेयर जरूर करना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज हमारे चैनल पे हम लाते हैं क्लास 9, क्लास 10 गोइंग टू क्लास 11 के लिए अमेजिंग एजुकेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, फन वीडियोस, जस्ट वीडियोस दैट विल मेक यू स्माइल, दैट विल मेक यू वांट टू डू बेटर इन लाइफ, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद नेवर स्टॉप लर्निंग। शुरू करते हैं हम चैप्टर से। इस चैप्टर को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है क्योंकि आराम से पढ़ते हैं, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। पहला है L1 जिसमें हम रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, संसाधन क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड सेशन में हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड सेशन जो शायद इस चैप्टर का थोड़ा सबसे ज्यादा रट्टाफिकेशन का पार्ट है वो है सॉइल रिसोर्सेज। इसी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें आपको आना ही आना है। एक्चुअली इन दोनों सबसे ही आते हैं बट वो थोड़ा लर्न करना ज्यादा है। एंड देन फाइनली वी आर गोना हैव एन ऑल चैप्टर वी क्विज एनसीईआरटी क्वेश्चंस, राइट। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द एंटायर वीडियो। लेट अस बिगिन। What is a resource? संसाधन क्या होते हैं? क्लास 8 से आप पढ़ रहे हो कि हमारे एनवायरनमेंट में हमारे चारों तरफ वो सारी चीजें जो हमारे नीड को सेटिस्फाई, हमारी नीड को पूर्ण सेटिस्फाई करती है, उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं खड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत प्यास लग रही है ना। तो नदी तो मैं जा नहीं सकती पानी पीने, इतनी दूर, पता नहीं नदी कहाँ है बैंगलोर में। तो मेरे पास है ये बॉटल। This bottle is satisfying my need right now of ड्रिंकिंग वाटर। तो ये बॉटल मेरे लिए एक रिसोर्स है।
ये आपने 8th स्टैंडर्ड तक डेफिनेशन पढ़ी थी। अब आप 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे हो तो थोड़ा एडवांस पढ़ोगे, है ना। तो रिसोर्सेज वो चीजें होती है जो वन टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पानी में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बात होती है कि इन मॉलिक्यूल्स को अलग करके हम हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन फ्यूल बनाने के लिए, बट अभी हमारे पास ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है ये करने के लिए, तो इट इज नॉट अ रिसोर्स राइट नाउ। बट हमारे पास रिसोर्सेज है आयरन को निकालने के लिए, गोल्ड को निकालने के लिए, उससे सामान बनाने के लिए। तो एनीथिंग कैन बी कॉल्ड अ रिसोर्स अगर वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है। ये रट लो टर्म्स। सेकेंड, इकोनॉमिकली फीजिबल। इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब कि उसको निकालने से, उसको एक्सट्रैक्ट करने से आप पैसा कमा रहे हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे लैंड के नीचे आयरन है, उसको निकालने में 100 करोड़ रुपए लगते हैं, तो आप 500 करोड़ रुपए कमा भी रहे उससे सामान बना के, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना पैसा डाल दिया और इतना थोड़ा सा आयरन निकला। तो इट शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल, राइट। एंड तीसरा है इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको बोले कि छोटे बेबीज के स्किन को खाने से जो है बहुत अच्छी हेल्थ बनती है ना, बहुत अच्छा रिसोर्स है वो हमारे लिए, तो यार वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है ना। छोटे छोटे बच्चों की स्किन खाएंगे, मतलब ये एग्जाम्पल मेरे दिमाग में भी क्यों आया, अभी आया, ठीक है। एनीवेज, या फिर बॉम्ब होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना, उसको हम रिसोर्स इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो कल्चरली एक एक्सेप्टेबल चीज नहीं है। वी डोंट एग्जैक्टली कॉल इट अ रिसोर्स। तो ऐसी कोई चीज जो हमारी नीड को पूरा करे, जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, इस चीज को हम बोलते हैं रिसोर्स। अब एक क्वेश्चन आता है दैट आर रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। तो आप कहोगे नहीं जी, रिसोर्सेज जो है मुफ्त में नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि हम एक दिन वॉक कर रहे हैं और पेड़ पे जो है टी शर्ट जो है लटक रही है, आपने उठाया और पहन लिया, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज जो बनते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी से बनते हैं, है ना, वो लोगों के प्रयास और खून पसीने से बनते हैं, राइट। तो हम ह्यूमन बींग्स खुद ही, हमारी टेक्नोलॉजिकल नोहाउ, हमारा दिमाग खुद में ही एक रिसोर्स है। मतलब डायनासोर्स भी एक जमाने में इस धरती पे चलते थे, तब भी अंदर हमारी धरती के आयरन था। डायनासोर्स ने तो आयरन को निकाल के आयरन कढ़ाई नहीं बनाई, है ना। डायनासोर रिसोर्स नहीं था, आयरन भी उस टाइम रिसोर्स नहीं था। आयरन कब रिसोर्स बना? जब हम लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी, अपने इस दिमाग को यूज करके उसको एक्सट्रैक्ट करना सीखा, उसे कढ़ाई बनाई। सो इट इज ह्यूमन बीइंग्स दैट कन्वर्ट्स, दैट ट्रांसफॉर्म्स any material available हमारे सराउंडिंग्स में into a संसाधन, into a resource। समझ आया? थम्स अप दे दो इसी बात पे। अच्छा, अब थोड़ी टेक्निकल बात पे आते हैं, तो बड़ा आसान था। नाउ ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, मतलब अल्टीमेटली ये जो रिसोर्स है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरमेंट, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। इसका क्या मतलब हुआ? ह्यूमन बीइंग्स जो है नेचर से इंटरैक्ट करते हैं। नेचर से मतलब हम आयरन निकालते हैं, हम एनिमल्स को किल करके उनका मीट खाते हैं, तो हम इंटरैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से, है ना। हम अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सब करते हैं, खुद का अकेले हाथ से ऐसे नहीं खोदते ना, टेक्नोलॉजी यूज करके चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिसोर्सेज बनाते हैं, टी शर्ट बनाते हैं और इनको बेचते हैं, इनका यूज करते हैं, इनको लोगों तक पहुंचाते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, ये सब नेचर में अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी से हमने इन्हें एक्सट्रैक्ट किया और अब प्रॉपर मार्केट जो एक इंस्टीट्यूशन है ना, हम इतने में बेचेंगे, इस तरीके से सामान बिकता है, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन। इसके थ्रू जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इसके थ्रू जो है हमारे रिसोर्सेज के वजह से देश का बढ़ावा होता है। सो देयर इज एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन से आप कंफ्यूज मत होइएगा, इज दिस अ वर्ड? ओके, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, वो मतलब यही उसका मतलब है, मार्केट हो गया, समाज हो गया, ये इंस्टीट्यूशंस है जो हमने बनाए हैं। इसके बिना तो मतलब सोसाइटी, समाज ही एग्जिस्ट नहीं कर सकती, राइट। चलो भाई, एसी को क्या हो गया? चलो नाउ आपके बुक में
टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस टेक्निकली रैशनलाइज रिसोर्स, जो रैशनलाइज किताब है उससे हटा दी गई है, लेकिन टेबल दी गई है और आपको बता रखा है कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस टेबल को समझने वाले हैं और सारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का मतलब जान लेंगे, सो दैट अगर कभी कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आप पीछे ना हो। आपको रटना कुछ नहीं है, आपको बस हल्का फुल्का समझना है। तो रिसोर्सेज को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। नेचुरल मतलब जो भगवान ने हमें दे रखी है ना, दैट इज अ नेचुरल रिसोर्स। जैसे भगवान ने हमें पानी दिया है, हवा दिया है, जानवर दिए हैं, गोल्ड दिया है, आयरन दिया है, ऑल ऑफ दिस इज अ नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स खुद एक रिसोर्सेज है, या फिर ये टी शर्ट जो हमने बनाई है ये एक ह्यूमन मतलब, या बिल्डिंग हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। बेसिक समझ लो, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। नाउ अगेन गाइज, आपके बुक में दे रखा है कि किस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक। इनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बट क्योंकि आपको ये दे रखा है, क्वेश्चन आ सकता है इस पे कि एक लड़की थी और वो जो है क्लासिफाई कर रही थी रिसोर्सेज इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक। ऑन व्हाट बेसिस वाज शी क्लासिफाइंग द रिसोर्स, किस बेसिस पे वो रिसोर्सेज का हिस्से कर रही थी। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता, थोड़ा आइडिया हो तो अच्छा, इजी रहेगा लर्न करने में। समझ लो बस, है ना। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं बायोटिक और एबायोटिक में। बायो मतलब जिसमें जिंदगी है, जिसमें लाइफ है, तो एनीथिंग दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर, जिसमें जिंदगी होती है उसको हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज जो जिसमें जिंदगी नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग, फॉर एग्जांपल रॉक्स, मेटल्स एक्सेट्रा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कितनी जल्दी वो खत्म होते हैं, हम संसाधन को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल गाइस ये आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है ना, तो इतना मुश्किल नहीं है। रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जो जल्दी जल्दी रिन्यू और रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, है ना, थ्रू केमिकल। आपको रटना नहीं है, बस समझना है ना। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, सूरज से जो है हम एनर्जी लेके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और हम कल भी वो एनर्जी ले सकते हैं, 100 साल बाद भी वो एनर्जी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सूरज कहेगा अब तुमने बहुत ले लिया अब मैं जा रहा हूं, ऐसा नहीं कहेगा ना सूरज, राइट। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये सब आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो वाले रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत सारे साल लेते हैं टू गेट रिन्यूड। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एक बार हमने उसको यूज कर दिया, वो धुआं बन गया, तो भैया बहुत साल लगेंगे वापस से उतने फॉसिल फ्यूल्स बनने के लिए। तो वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यू नहीं हो सकते, एक बार यूज कर लिया तो खत्म, धुआं बन गया, है ना। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कौन उन संसाधन को ओन करता है, उसके बेसिस पे हम रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं इनटू इंडिविजुअल, जैसे अपना घर, मेरा घर इंडिविजुअल रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स जो पूरे समाज की है, कम्युनिटी की है, जैसे हमारे मॉन्यूमेंट्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स तो चलो नेशनल कह सकते हो, बट जैसे हमारे पार्क्स हो गए, ग्रेवयार्ड्स हो गए, ये कम्युनिटी रिसोर्सेज है ना। ऐसा नहीं कि मैं जाके पार्क में बोलूँ मेरा पार्क है, तो सबका पार्क है ये, है ना, कम्युनिटी पार्क्स होते हैं। फिर आ गए नेशनल रिसोर्सेज जो पूरे देश के होते हैं, जैसे रोड्स हो गए, कैनाल्स हो गए, रिवर्स हो गई हमारे देश की, ये सब देश की प्रॉपर्टी है। फिर इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो गए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस गवर्न करती है, जैसे स्पेस के रिसोर्सेज, है ना, या फिर खुले ओशन में क्या हो रहा है वो सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब ऑन द बेसिस, अब गाइस जो आपका एक इन-टेक्स्ट क्वेश्चन है, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी के चैप्टर के बीच में रैंडम क्वेश्चंस दिया होता है, उसमें इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है स्टॉक और पोटेंशियल, जो हटा नहीं रखा रैशनलाइज सिलेबस से। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप ना ये जो बुक पढ़ रहे हो, अगर मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, समझ लो, डायरेक्ट तो नहीं आएगा बट एटलीस्ट आपको पता होगा मैं मतलब बुक में है क्या, ठीक है। Now on the basis of development, कोई भी रिसोर्स कितना डेवलप हुआ है, it can be divided into 4 parts. पहला हम समझते हैं सबसे आसान, डेवलप्ड रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल हमको पता है
कि भाई राजस्थान में कॉपर मिलता है, कि झारखंड वाले एरिया में जाओगे तो काफी ज्यादा मिनरल रिच एरियाज है, वो हम इसको एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं, हम उसका सामान भी बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, तो उसको हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। ठीक है, अब कुछ कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जब आप पीटीएम में जाते हो और टीचर कहता है कि ये जो बच्चा है इसमें पोटेंशियल तो बहुत है, टॉप करने का पोटेंशियल है, पर ये क्लास के पीछे बैठे बैठे जो है सोता रहता है, लंच खाता रहता है, गप्पे मारता रहता है, तो ऐसे बच्चे को हम बोलते हैं इसमें पोटेंशियल बहुत है। ऐसे रिसोर्स को हम बोलते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्स है, जिसमें एक दिन वो जो सब्सटेंस है वो शायद बहुत अच्छा रिसोर्स बन जाए, बट अभी हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, नालायक बच्चा नहीं रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि राजस्थान में बहुत अच्छी धूप निकलती है, पता है हमको ये बात, है ना, कोई नई चीज थोड़ी है, डेजर्ट है, धूप अच्छी आती है, उस धूप से मस्त सोलर एनर्जी हम लोग बना सकते हैं, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल बहुत है, पर अब हम यूज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कोई भी रीजन हो सकता है, हम नालायक है, पैसा नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, जो भी रीजन है, इट्स अ पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, अब हम आते हैं दो अलग टाइप के रिसोर्सेज पे। एक है स्टॉक। स्टॉक वो वाले होते हैं जिसमें कोई सब्सटेंस है ना, वो उसको हम यूज कर, मतलब उसमें बहुत पोटेंशियल है, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है उसको एक्सट्रैक्ट करने की। जैसे मैंने आपको बताया H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर का हम अलग करके उनको अलग हाई लेवल पे यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, है ना। सो दैट इज अ स्टॉक रिसोर्स। फिर हम आते हैं रिजर्व में। रिजर्व क्या होता है? जैसे कभी कभी आप किसी इंसान के साइड में बैठना चाहते हो, आप जाते हो, कहते हो यहाँ मैं बैठ जाऊं, तो कहेगा नो यू कैन नॉट सिट हियर, दिस इज रिजर्व्ड। रिजर्व मतलब मैंने इसको बचा रखा है किसी और के लिए जो आगे आएगा। वैसे ही कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम यूज नहीं करते, हम उसको बचा के रखते हैं फॉर द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल यूएसए बड़ा शैतान देश है, अभी वो पूरे दुनिया का ऑयल यूज कर रहा है खरीद खरीद के, पर उसके खुद के पास बहुत सारे रिजर्व में ऑयल है जो वो बचा रहा है फ्यूचर में बेचने के लिए, जब वो खुद अकेला देश होगा बेचने वाला ऑयल को, है ना, तो उसको हम बोलते हैं रिजर्व रिसोर्सेस। अब जिन बच्चों को वो पार्ट नहीं पढ़ना था, आप आगे भी आ सकते थे या फिर तेज पढ़ लो, बट गाइस अगेन आई वुड से वो पार्ट समझ लो, मत छोड़ो। ठीक है, अब हम आते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। नाउ गाइस हमारे जो रिसोर्सेज है वो बड़े जरूरी है फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। मतलब ऐसा तो है नहीं कि जब हम हंटर गैदरर से केव वगैरह में रहते थे, जानवरों को मारते थे, तब हमारी जिंदगी बेहतर थी। नहीं, अब हमारी जिंदगी बड़े आराम की है, क्योंकि हमारे पास एसी भी है, घर भी है, धूप बारिश कुछ भी हो हम बच पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करें, उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज ना करें। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब अंधाधुंध बिना सोचे समझे रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना करें। अभी जो है हम इतना बुरी तरह भयंकर तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि शायद एक दिन वो खत्म हो जाए, और फिर हमारे बच्चों का क्या होगा या हमारा ही क्या होगा, राइट। सो रीजंस, क्या रीजंस है कि रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं? पहले है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि हम इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है तो रिसोर्सेज भी ज्यादा यूज हो रही है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ तो मस्त हम काट रहे हैं, हमारे आंखों के सामने हमें दिख रहा है कि कितने जंगल खत्म हो रहे हैं। माइनिंग एक्टिविटीज, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब आपके पेट्रोलियम, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। ओवर पॉपुलेशन, जितने लोग उतना ज्यादा खपसी, मतलब इतना ज्यादा खाएंगे हम लोग, राइट। तो दैट इज द रीजन व्हाई रिसोर्सेज आर गेटिंग डिप्लीटेड या खत्म हो रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैम इससे फर्क क्या पड़ता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज? इस पे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो ध्यान से लिखना। अगर हम अब प्रॉब्लम क्या है कि इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि सब लोग इक्वली रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत सारा पानी यूज करते हैं, कुछ लोग एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा गोल्ड है, कुछ लोगों ने गोल्ड शायद आंखों में जिंदगी में देखा ही ना हो, है ना। तो क्या है कि कुछ लोग अपने फायदे, अपनी ग्रीड के लिए, कुछ इंडिविजुअल्स रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं। हर 6 महीने में फोन बदलते हैं, हर 2 साल में 2 गाड़ियां लेते हैं। व्हाट इज दिस? यूजिंग, ओवर यूजिंग रिसोर्सेज, है ना।
तो उससे क्या हो रहा है कि कुछ लोगों के पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज आ रहे हैं, बहुत सारा पैसा है उनके पास, और उसने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स होते हैं जिनके पास सामान है, संसाधन है, हैव नॉट्स होते हैं जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, पानी नहीं है, पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, राइट। इस अब ये तो समाज का प्रॉब्लम हुआ। इससे क्या हुआ कि हमारे ग्लोब में भी, हमारे धरती पे भी बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। याद रखना गाइस, if someone is changing their phone every 1 year, ठीक है, मेरा भी मन करता है बोलने का, भाई कुछ हो गया क्या तुम्हारे दिमाग को? ये जो फोन है ये हमारे कुछ रिसोर्सेज से बने हैं जो धरती में बहुत कम है, नॉन रिन्यूएबल है ना, एक दिन खत्म हो जाएगा हमारे धरती के अंदर एल्यूमिनियम और आयरन, फिर क्या करोगे तुम, राइट। तो इसीलिए जरूरी है हम रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से यूज करें, एंड नॉट जस्ट दैट, रिसोर्सेज का एक प्रॉपर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इक्विटेबल मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल कुछ नहीं है, किल्लत हो रही है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि ग्लोबल पीस हो, ना, दुनिया में शांति बनी रहे और सब लोग एक अच्छी क्वालिटी की जिंदगी जिए। अगर आज हम लोग रिसोर्सेज यूज करते रहे तो हमारे प्लैनेट का फ्यूचर बहुत खतरे में है। अगेन ये आप बचपन से पढ़ रहे हो, इसमें कुछ नई चीज नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि हम रिसोर्स प्लानिंग करें। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? रिसोर्स प्लानिंग होता है कि हम समझे कि हम रिसोर्सेज को कैसे यूज करना चाहिए, मतलब प्लान होना चाहिए, नहीं कि बस अंधाधुंध आप यूज करे जा रहे हो। ये वाली जो बात थी रिसोर्स प्लानिंग की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, पहली बार इंटरनेशनली हुई थी इन रियो दी जनेरो अर्थ समिट 1992। बट उससे पहले लेट अस टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ गाइस, just a sec. हाँ, सॉरी, एसी चल ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है। ऑलराइट, नाउ गाइस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा तरीके का डेवलपमेंट होता है दैट टेक्स प्लेस विदाउट दैट सैटिस्फाइज द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर। मतलब आज अगर मैं धरती के अंदर से आयरन निकाल रही हूँ, ऑफ कोर्स जरूरी है, ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि भैया आप पहले की तरह हट में रहने लगो। जरूरी है आयरन निकालना, कंक्रीट निकालना, बिल्डिंग बनाना, फ्लाईओवर बनाना, ये जरूरी है, हम सब डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन अंधाधुंध मत करो। प्लान करो कि फ्यूचर के लिए क्या छोड़ोगे। इस टाइप के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, ये एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही हम कर सकते हैं। अब पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, रिसोर्स प्लानिंग की बात कब उठी थी इंटरनेशनली? 1992 में रियो दी जनेरो अर्थ समिट। इट हैपेंड ऑन द जून ऑफ 1992, जहां पर मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट्स, मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स वगैरह मिले थे। और उन्होंने बोला, उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था मिलने का, पार्टी के अलावा ये था कि हमें कुछ अर्जेंट प्रॉब्लम्स है हमारे एनवायरनमेंट की, हमारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जिसके बारे में हमें बात करनी है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब समाज, है ना, हमारे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, अंधाधुंध इंडस्ट्री बना रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर हो रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम है इसको एड्रेस करने के लिए लोग जो है यहाँ पर 1992 में मिले थे। अब मिले, उन्हें ऑब्जेक्टिव भी पता है, तो ऑफ कोर्स इसका आउटकम भी होगा, है ना, ये तो ही ना है कि बस मस्ती करने के लिए मिल लिए, है ना। तो आउटकम क्या था? उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया called the Global Climate Change and Declaration on Global Climate Change and Biological Diversity, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि हम लोग जो है कुछ ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करेंगे, जैसे 33% से कम फॉरेस्ट एरिया नहीं होना चाहिए, 42% होना चाहिए, इतने सारे स्पीशीज को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और वन मेजर थिंग दैट दे अडॉप्टेड वाज एजेंडा 21। ठीक है, What is Agenda 21? Agenda 21 यहाँ पर रियो दी जेनेरो में सब लोगों ने साइन किया था। The main aim was कि by 2021, अभी हम किस साल में? 2023। तो आपकी बुक हो गई है आउटडेटेड, है ना, इन्हें अपडेट करना चाहिए। तो
तो एनीवेज उस टाइम इन्होंने डिसाइड किया था कि सारे कंट्रीज अपने लोकल लेवल पे एजेंडा 2021 बनाएंगे, जिसमें लोकल लेवल पे वो देखेंगे कि कैसे वो पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, पॉवर्टी गरीबी कम कर सकते हैं, एनवायरमेंटल डैमेज को कम कर सकते हैं और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो जो लोकल लेवल पे सारे कंट्रीज जो है अचीव करने का प्रयास करेंगे और देश जो है एक दूसरे की मदद भी करेंगे जिससे हम अपने टारगेट को अचीव कर सके। दैट वाज एजेंडा 21। तो इंटरनेशनली जो है रिसोर्स प्लानिंग की बात उस टाइम पे हुई थी, राइट। अब रिसोर्स प्लानिंग इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम भी समझ गए थे कि रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों गाइस, अगर प्लान ना करो ना, आप देखते हो टाइम बहुत वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एग्जाम आ रहे हैं, 20 दिन है, टाइम टेबल आपने बनाया नहीं, तो क्या होता है जब टाइम टेबल नहीं बनाते, आपको पता ही नहीं सिलेबस क्या है, आप टाइम वेस्ट करते रहते हो, आपको पता ही नहीं होता क्या पढ़े क्या ना पढ़े। सिमिलरली अगर हम रिसोर्सेज की बात करें और उसकी प्लानिंग ना करें और बस यूज कर रहे हैं जो हमें सामने दिख रहा है, तो दैट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर हमें रिसोर्सेज को जुडिशियसली अच्छी तरीके से यूज करना है तो रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। Another reason for resource planning is diversity in the availability of resources. हमारे देश में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट हो, जो बोले मेरे पास सारे संसाधन है मैं खुश हूं। स्टेट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के पास बहुत सारा पानी है, वाटर रिसोर्स है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ खास नहीं है ना। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन रिसोर्सेज। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो बहुत सारे मिनरल्स है, उन पर आयरन है, कोल है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। राजस्थान की बात करें तो सूरज बहुत अच्छा आता है, सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन पानी नहीं है, वाटर रिसोर्सेज नहीं है। लद्दाख की बात करें तो वहां का कल्चर, लैंग्वेज, हेरिटेज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उस पर नहीं है। तो कोई भी स्टेट को हमारे या कोई भी देश दुनिया का सेल्फ सस्टेन नहीं होता। तो इसीलिए प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम हर स्टेट के रिसोर्सेज को का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें। अब रिसोर्स प्लानिंग करी कैसे जाती है, इस पे हमेशा बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो मेक श्योर कि आप ध्यान से सुनो। रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। लेट मी टेल यू इन अ सिंपल वे। एग्जाम आ रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है टाइम टेबल बनाने का। आप पेपर लेते हो, आप सिलेबस लिखते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो कि भैया सिलेबस है क्या, और फिर आप बनाते हो इन्वेंटरी कि ठीक है भाई ये सिलेबस है, इतना मुझे आता है, इतना मुझे करना है। बस रिसोर्सेज में भी पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि भैया कितना रिसोर्स है आप पे। कैसे करोगे? सर्वे के थ्रू, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, मैप करोगे, एस्टिमेशन लगाओगे कि आपके पास इतना रिसोर्स है। सिलेबस पता चल गया, फिर क्या करोगे? फिर आप टाइम टेबल बनाओगे। यू विल इवॉल्व अ प्लान विद एप्रोप्रिएट कि आपके पास कितनी टेक्नोलॉजी है, कितने इंस्टीट्यूशंस है, उस हिसाब से एक प्लान बनाओगे कि आप रिसोर्सेज को कैसे यूज करना चाहते हो। जब आपने अपना टाइम टेबल बना दिया, फिर आप अपने टाइम टेबल को मैच करोगे अपने एग्जाम के टाइम टेबल से। साइंस पहले है तो साइंस पहले पढ़ोगे, है ना। तो वैसे ही एक बार यहाँ संसाधनों के प्लान का टाइम टेबल बन गया, फिर उसके बाद आप उसे मैच करोगे विद नेशनल डेवलपमेंटल प्लान कि भैया ठीक है हमारा इतना, झारखंड से हमें इतना कोल है, इतना हम ये बना सकते हैं, यहाँ से हम इतना बना सकते हैं, हमें करना है। बट नेशनल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास प्रायोरिटी है एनर्जी, तो हम उससे जो है अपने प्लान को मैच करेंगे। सो दीज आर द 3 स्टेप्स टू रिसोर्स प्लानिंग। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी कि भैया कितना रिसोर्सेज है, फिर प्लान बनाना है ना कि भैया कैसे हमें रिसोर्सेज को यूज करना है, क्या इंस्टीट्यूशंस है, क्या टेक्नोलॉजी है, और फिर उसको नेशनल डेवलपमेंटल प्लान के साथ मैच करना। सिंपल, राइट। Now I have already told you the importance of resource planning. One, जिससे resources waste ना हो, जिससे जो non renewable resources है उसको हम ठीक से judiciously use करें, and मतलब all of this I've said, you know, wastage of resources ना हो। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान हम लोग रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं। हमें ये बात रियलाइज हो गई थी कि अगर हमें डेवलप करना है एज अ नेशन तो सिर्फ रिसोर्सेज का एक्सेस काफी नहीं है। अफ्रीका रिसोर्स रिच कंट्री बट कितना गरीब है। क्यों? क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि उसके पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है।
तो अगर एज अ देश हमें डेवलप करना है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ संसाधन ही काफी हो, है ना। जरूरी है कि हम, जैसे होशियार होना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आप मेहनत करो, स्कूल जाओ, एग्जाम दो, तभी आपको और एक अच्छा कंट्री में आप रह रहे हो जिसमें आपको अच्छी नौकरी मिले। लेट्स से आप सूडान में बड़े होशियार हो, शकुंतला देवी हो आप सूडान के, पर सूडान में वॉर हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है पढ़ाई करने की, टेक्नोलॉजी नहीं, आपके पास स्कूल ही नहीं है जाने के लिए, तो आपकी होशियारी ना वहीं पर खत्म हो जाओगे और आपकी होशियारी भी खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए संसाधन, रिसोर्सेज होना काफी नहीं है, टेक्नोलॉजी चाहिए होता है, इंस्टीट्यूशंस चाहिए होता है, तभी तो हमारा देश डेवलप करेगा। अगर आप पूरी दुनिया में देखो, दो तरीके के देश होते हैं। कुछ देश होते हैं जिन पे बहुत संसाधन है पर टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे सूडान हो गया, अफ्रीका हो गया, है ना। कुछ देश होते हैं जिसमें रिसोर्सेज नहीं होते बट वो टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेनी यूरोपियन कंट्रीज, जैसे स्विट्जरलैंड, है ना, बहुत सारे एक्चुअली यूरोप के बहुत सारे देश, जैसे ब्रिटेन भी, है ना, उनके पास कुछ था नहीं, इसीलिए तो हमारे देश आए हमारे संसाधन लूटने। और क्यों लूट पाए हमको? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी और हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो टेक्नोलॉजी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव, है ना। अब वही कॉलोनाइजेशन की बात करें, कॉलोनाइजेशन क्या था? जब फॉरेन पावर होते हैं वो हमारे देश में आके हम पे कब्जा करते हैं, उसको हम कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। तो जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए और उन्होंने हमें कॉलोनी बनाई, तो क्यों बना पाए? क्योंकि उनके पास ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर पाए। हम तो अपने रिसोर्सेज के ऊपर बैठकर ओम भूर्भुवः स्वः गा रहे थे और ब्रिटिशर्स आके उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से उन रिसोर्सेज को लूट लिया और बेच दिया दुनिया में। उनके पास शिप थी जिसकी वजह से हमारे जो ट्रेडर्स थे उसको वो खत्म कर पाए और वर्ल्ड मार्केट में सुप्रीम हो पाए। उनके पास फिर फैक्ट्रियां आई जिसकी वजह से उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल्स के थ्रू जो है दुनिया में अपना कब्जा जमाया, राइट। सो रिसोर्सेज डेवलप हो सकती है ओनली थ्रू टेक्नोलॉजी, ओनली थ्रू इंस्टीट्यूशंस। Now let's come to conservation of resources. Now guys again ये तो आपको पता ही है कि भैया संसाधन जरूरी है, अगर हम उनको यूज करते रहेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, समाज में प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि समाज में कुछ लोग होंगे जिन पे बहुत रिसोर्सेज होंगे, कुछ लोग होंगे जिन पे कुछ नहीं होगा, तो ये सब प्रॉब्लम है। इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स बहुत जरूरी है। हमारे गांधी जी, फादर ऑफ द नेशन, जिनकी बुराई करना आजकल का फैशन हो गया है, पता नहीं मुझे क्यों, एनीवेज उस बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो गांधी जी ने बोला था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। तो गांधी जी ने कहा था कि दुनिया में इतना है, इतना सारा है कि सबकी जो नीड है वो पूरी कर लेंगे ये रिसोर्सेज, बट जो ग्रीड है, जो लोग अपना फायदा ढूंढते हैं, अपना सेल्फिशनेस की फोन भी 10 हो, गाड़ियां भी 10 हो, घर भी 10 हो, ये पूरी करने के लिए तो भैया संसाधन दुनिया क्या यूनिवर्स में भी ज्यादा कम पड़ेंगे, राइट। उन्होंने ही वांटेड टू रिप्लेस मास प्रोडक्शन विद प्रोडक्शन बाय द मासेस। उन्होंने कहा ये नहीं कि बहुत सारी टी शर्ट्स जो है वो बन रही है फैक्ट्रियों में, बल्कि बहुत सारे लोगों को टी शर्ट्स बनानी चाहिए, मतलब प्रोडक्शन बाय द मासेस होना चाहिए इंस्टेड ऑफ मास प्रोडक्शन, ठीक है। नाउ इंटरनेशनली भी काफी बात हुई है अबाउट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहले तो आपको पता ही है रियो दी जेनेरो जो 1992 में समिट हुआ था, एजेंडा 21, ये सब जो बातें हुई थी, डिक्लेरेशन साइन हुई थी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली एक काम किया गया ऑन रिसोर्स कंजर्वेशन। उसके अलावा 1974 में गांधी की जो फिलॉसफी है उसको वापस से एक बुक कॉल्ड स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस बंदे ने, स्कूमाचर ने लिखा था उसके बारे में। स्मॉल इज बहुत फेमस हुई थी ये किताब उस टाइम। फिर ब्रंकलिन कमीशन रिपोर्ट आई थी 1987 में, जिसने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। तो कहां पर दिया था? ब्रंकलिन कमीशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, जो लेटर पब्लिश हुआ था इन आवर कॉमन फ्यूचर। सो गाइस दैट्स इट। आई डोंट थिंक आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम, और हमने चैप्टर का जो मेजर थ्योरी पार्ट है वो खत्म किया। अगले सेशन से लैंड और सॉइल रिसोर्सेज हम करेंगे, जो थोड़ा समझने का पार्ट है, मतलब इट्स मोर, आपको पहले से पता है उसमें आधी चीजें, राइट। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट सेशन। मेक श्योर दैट यू आर देयर फॉर दैट सेशन एज वेल। अब आपके जाने से पहले, गाइस डाउट्स मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी, बट आपके जाने से पहले लेट्स क्विकली लुक एट सम होमवर्क क्वेश्चंस ऑफ द डे।
The Rio Convention endorsed the global forest principle and adopted dash for achieving sustainable development in the 21st century. For the development of resources, कौन से factors जो है जरूरी होते हैं? सिर्फ संसाधन काफी नहीं होते, और क्या चाहिए होता है? Natural resources must be used with due caution. Natural resources को बहुत ध्यान से use करना चाहिए, and it should meet our economic aspirations, but and for social and economic growth. True or false? ठीक है. अब गाइज फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री का पीडीएफ मैंने डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे, नहीं डाला है तो डाल दूंगी, चेक कर लूंगी. एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम. आई ऑल्सो हैव माई इंस्टाग्राम आईडी कॉल्ड surabhi.vedantu, जहां पर यू कैन कनेक्ट विद मी, टॉक टू मी, मैसेज मी, एनीथिंग दैट यू वांट, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू. सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ रहा है, मजा आ रहा है. कान में गाप लगाओ, आराम से सुनो. नोट्स लिखना करना चाहो तो बना लो, बट मेक श्योर दैट यू आर एंजॉयिंग द सेशंस एवरी सिंगल डे. That's it guys, this is your master teacher Surabhi signing out. Do not forget to thumbs up, share, subscribe. Bye bye, love you, have a great day.